Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we are reading the chapter 3, that is the electoral politics, and in this chapter we have reached to the point for what is our system of elections. This will be the main content of the today. So let's start. हमारे चुनाव प्रणाली क्या है? ये हमारा एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा चैप्टर। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्या हम भारतीय चुनावों को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। तो एक उदाहरण लेते हैं कि भारत में चुनाव कैसे करवाए जाते हैं या होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव हैं बेटा वो हर 5 साल बाद करवाए जाते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड। और हर 5 साल के बाद ये जो सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनका जो टर्म पीरियड है वो ओवर हो जाता है। द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। और लोकसभा और विधानसभा जो हर 5 साल बाद चुनी जाती है वो पहले वाली जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ था वो भंग हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज एट द सेम टाइम। और सभी चुनाव क्षेत्रों में दोबारा से सेम टाइम पर जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं यानी चुनाव करवाए जाते हैं। इधर ऑन द सेम डे या तो सेम डे या फिर विद इन ए फ्यू डेज यानी कुछ समय के कुछ दिनों के अंतराल में। दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। इस टाइप के इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शन कहते हैं जो कि रेगुलरली 5 ईयर्स के बाद करवाए जाते हैं। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ एंड रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर। कई बार जो है क्या होता है कि चुनाव बीच में भी करवाने पड़ जाते हैं किसी चुनाव क्षेत्र के अंदर, क्योंकि एक खाली पड़ी हुई सीट को भरना होता है। और वो खाली किस वजह से हुई? या तो किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई या फिर किसी मेंबर ने रेजिग्नेशन दे दिया यानी त्यागपत्र दे दिया, अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। दिस इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। इस प्रकार के चुनाव को जो कि मध्यावधि चुनाव कहलाते हैं। बाई इलेक्शन का मतलब है मध्यावधि चुनाव यानी बीच में ही चुनाव करवाने पड़ गए। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शंस। इस चैप्टर में हम हमारे जो जनरल इलेक्शन होते हैं, सामान्य चुनाव होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उस पर ही हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी चुनावी जो हमारी चुनाव क्षेत्र हैं, चुनाव के पर्पज़ से जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्रिएट किया गया है। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLA। आपने पढ़ा था कि हरियाणा के अंदर जो है 90 MLA चुने जाते हैं। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। आपको यह हैरानी होगी कि वो कैसे चुने जाते हैं। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs? क्या सभी हरियाणा के लोग इन 90 प्रतिनिधियों का या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के को चुनते हैं? यू परहैप्स नो दैट दिस इज़ नॉट इन द केस। आपको शायद पता होगा कि ऐसा नहीं है। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारे देश के अंदर हम रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को बेस्ड करते हैं एरिया के बेस पर, यानी क्षेत्र के आधार पर किसी भी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन। पूरे देश को चुनाव के उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। इन क्षेत्रों को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी चुनाव के उद्देश्य से बनाई गई चुनाव क्षेत्र। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जो भी वोटर्स किसी एक एरिया में रहते हैं वो अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यानी अलग अलग एरियाज में रहने वाले लोग अलग अलग अपने एक एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं बेटा, फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसी। लोकसभा के इलेक्शन के लिए हम 543 जो चुनाव क्षेत्र हैं
उसको पूरे भारत को 543 चुनाव क्षेत्रों में बांट देते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन MP। और अलग अलग चुनाव क्षेत्र से जो भी मेंबर चुनकर आता है पार्लियामेंट का, उसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यानी कि संसद के सदस्य। One of the features of the democratic election is that every vote should have equal value। ये हर लोकतांत्रिक चुनाव की एक खासियत है कि एक ही वोट सभी लोग देते हैं, अपना अपना एक जो वोट होता है वो देते हैं और उसकी वैल्यू सेम मानी जाती है। That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it। इसी वजह से हमारा जो संविधान है वो ये सुनिश्चित कर देता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से मुख्य रूप से जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो हमारी जनसंख्या है, वो हर एरिया में लगभग बराबर होनी चाहिए। सिमिलरली ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे असेंबली के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं, यानी विधानसभाओं के लिए चुनाव करवाए जाते हैं, तो पूरे राज्य को भी कई चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन MLA। और इस केस में जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उन्हें या तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है या फिर शॉर्ट फॉर्म में MLA कहा जाता है, यानी विधानसभा के सदस्य। ठीक है बेटा। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज विदिन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है जो बड़ी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कई जो है राज्य स्तर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज रिसाइड करती हैं। मीन्स एक जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसके अंदर कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी शामिल होती हैं, यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होती है और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती हैं वो छोटी होती हैं। इसी वजह से इसमें कई शामिल हो जाती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। और यही सिद्धांत जो है बेटा पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस या नगर पालिकाओं के चुनाव में भी कार्य करता है। यानी इन जो स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कई जो है म्यूनसिपल और पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसीज शामिल होती हैं। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। हर गांव को या शहर को कई वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें हम स्मॉल लेवल की कॉन्स्टिट्यूंसीज कह सकते हैं, क्योंकि इनका पर्पज़ एक स्मॉल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना है, यानी या तो सरपंच का चुनाव है या फिर म्यूनसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको चूज करना है हमें। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। हर वार्ड के मेंबर को एक मेंबर चूज करना होता है गांव का या फिर शहर की जो स्थानीय निकाय है उससे। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन द असेंबली। कई बार क्या होता है कि ये जो चुनाव क्षेत्र होते हैं इनको सीट्स के रूप में भी हम काउंट करते हैं, यानी सीट्स के रूप में भी देखते हैं फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। और हर एक जो चुनाव क्षेत्र होता है वो एक सीट असेंबली की एक सीट को दिखाता है। व्हेन वी से दैट लोकदल वोन 60 सीट्स इन हरियाणा। जब हमने देखा था कि लोकदल को हरियाणा की 90 सीट में से 60 सीट्स मिली थी, इट मीन्स दैट कैंडिडेट्स ऑफ लोकदल वोन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट। इसका मीनिंग ये था कि राज्य की 60 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, यानी विधानसभा के चुनाव क्षेत्र थे, उसमें से 60 सीटें जो हैं लोकदल को मिली। एंड थस लोकदल हैड 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि लोकदल को स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके 60 MLA चूज होकर आए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज से। असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थे उसमें से 60 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो लोकदल के हिस्से में आई। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पेज पर आप देखिएगा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का एक टाइटल दिया हुआ है, यानी आरक्षित चुनाव क्षेत्र।
Our constitution entitles every citizen to elect his or her representative and to be elected as a representative. हमारा संविधान सभी नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुन सकें और खुद भी एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकें, यानी हम भी एक प्रतिनिधि के रूप में चुने जा सकते हैं या फिर हम दूसरों को भी चुनने का अधिकार है। हमें ये अधिकार किसने दिया? हमारे संविधान ने दिया। Constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. हमारे संविधान निर्माताओं के मन में एक भय था, एक डर बना हुआ था कि इस प्रकार से एक खुली चुनावी प्रतियोगिता की वजह से हमारे समाज के जो कुछ कमज़ोर तबके के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें शायद ये एक अच्छा चांस ना मिले कि वो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन सकें, यानी उनको लोग शायद इलेक्ट होने ना दें। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास पहले ही धन की कमी है, एजुकेशन की कमी है, एंड कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेस्ट और चुनाव लड़ने के लिए जो संपर्क की ज़रूरत है वो भी इनके संपर्क कम लोगों से होते हैं। एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर्स, और ये हो सकता है दूसरी जो जनरल कास्ट है उसके साथ मिलकर उनके खिलाफ चुनाव ना लड़ सकें। तो इस बारे में उनके मन में भय बने हुए थे कि शायद ही जो जनरल कास्ट के लोग हैं इन वीकर सेक्शंस को आगे ना आने दें। दोज हु वर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन से, वो लोग जो बहुत प्रभावशाली हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पावरफुल हैं, हो सकता है कि वो इन्हें एक चुनाव जीतने से रोक लें। इफ़ दैट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, आवर पार्लियामेंट्री एंड असेंबली वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ द सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो ऐसी स्थिति में हमारी संसद और हमारी विधानसभाएं वंचित रह जाएंगी उन लोगों की आवाज़ से जो कि हमारी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, यानी वीकर सेक्शन के लोग कभी भी असेंबलीज और पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन पाएंगे। ऐसे में आम जनता की आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। इससे हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कम प्रतिनिधात्मक हो जाएगी और उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो गुण होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने एक ख़ास प्रणाली का यूज किया जिसे हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, यानी आरक्षित चुनाव क्षेत्र। ये निर्धारित कर दिए गए किसके लिए? वीकर सेक्शन के लोगों के लिए, यानी कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कुछ जो है चुनाव क्षेत्र बेटा स्पेशली इन लोगों के लिए आरक्षित किए गए हैं। किन लोगों के लिए? शेड्यूल कास्ट के यानी अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब है अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए चुनाव में कुछ चुनाव क्षेत्र इनके लिए आरक्षित कर दिए गए कि यहाँ से सिर्फ इन्हीं के कैंडिडेट चूज किए जाएंगे। इन्हें एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। और एक एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अनुसूचित जाति की आरक्षित चुनाव क्षेत्र से सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं यानी अनुसूचित जाति के लोग हैं वही इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। सिमिलरली वन दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर एसटीज। और ठीक इसी प्रकार से जो चुनाव क्षेत्र शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित किया गया है, वहाँ से सिर्फ अनुसूचित जनजाति का सदस्य ही चुनाव में खड़ा हो सकता है। करंटली इन द लोकसभा, आज की जो लोकसभा है बेटा इसको थोड़ा अंडरलाइन कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 84 सीट्स रिजर्व की गई हैं टोटल शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स हैं शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लोगों की 84 सीट हैं लोकसभा के अंदर और 47 सीट जो हैं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं लोकसभा में। एज ऑन 1 सितंबर 2012, इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा, इसको अंडरलाइन करके याद भी कीजिएगा। दिस नंबर इज इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। ये जो अनुपात रखा गया है कि कितनी सीट इनकी होंगी, ये इनकी जनसंख्या का टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है यानी कुल जनसंख्या का कितने अनुपात में इनकी जनसंख्या उसके आधार पर इनका ये अनुपात निश्चित किया गया है।
Thus, the reserved seats for SC or STs do not take away the legitimate share of any other social group. अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से अगर ये आरक्षण की व्यवस्था की गई तो SC और STs का जो लेजिस्लेचर के अंदर जो रोल है, उनकी जितनी सीट्स हैं उसको कोई और सोशल ग्रुप इनसे छीन नहीं सकता। अब ये सिर्फ इन्हीं के लिए हैं। This system of representative reservation was extended later to other weaker sections of the district and local level. अब लोकल लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, यानी जिला स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी इन लोगों की रिजर्वेशन की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया है। मीन्स लोकल बॉडीज में भी इनके लिए कुछ सीट्स आरक्षित कर दी गई हैं। इन मैनी स्टेट्स seats in rural, panchayat and urban municipalities and corporations, local bodies are now reserved for other backward classes, OBC as well. अब आप देख सकते हैं कि चुनाव अगर चाहे पंचायत स्तर पर हो रहे हों, चाहे अर्बन में सिटीज़ में नगर पालिका के चुनाव हों, नगर निगम के चुनाव हों, स्थानीय स्तर पर भी इनके लिए इन SC और STs की सीट्स तो रिजर्व हैं ही, साथ ही साथ OBC क्लास जो होती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनके लिए भी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। 1/3 सीट्स जो है वीमेन के लिए भी इसमें जो है सुनिश्चित की गई है कि सिर्फ वीमेन कैंडिडेट ही खड़ी होंगी और कुछ सीट्स को जो है जो रेशो है वो वन स्टेट टू अनदर स्टेट डिफरेंट मिलेगा आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का, क्योंकि हर स्टेट ने अपने अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से इनकी सीट्स को रिजर्व किया है। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वीमेन कैंडिडेट्स। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारी सीट्स हैं रूरल एरियाज़ में या अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर, उसमें भी वीमेन कैंडिडेट्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं। तो यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़िएगा और इसके जो इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है या फिर कितनी सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, वीमेन कैटेगरी के लोगों के लिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को किस प्रकार का भय था, किस प्रकार क्यों वो चिंतित थे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा हमारे भारत के अंदर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे डिसाइड की जाती हैं और किस प्रकार का सिस्टम काम करता है, ये सब चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।